नमस्ते दोस्तों। थर्ड वर्ल्ड कांग्रेस ऑन कार्डियो मेटाबॉलिक डिजीजेस में सबका स्वागत है और हम होटल लीला से लाइव हैं। मेरे सामने डॉक्टर सुशील जिंदल जो कि प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ एंडोक्रिनोलॉजी पीपल्स मेडिकल कॉलेज भोपाल से आए हुए हैं। सर का स्पेशलाइजेशन डायबिटीज़, हाइपोग्लाइसेमिया और इन्हीं टॉपिक्स पे है। तो सबसे पहले मैं सर से ये जानना चाहूँगा कि जैसा हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में डायबिटीज़ एक एपिडेमिक की तरह स्प्रेड हो रहा है, तो मैं सर से ये जानना चाहता हूँ कि क्या डायबिटीज के क्या क्या फैक्टर्स हैं जिस कारण से वो इतना वर्ल्ड में प्रेवलेंट और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इतना प्रेवलेंट हो रहा है। आपने सही कहा कि डायबिटीज़ जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, संसार में ही नहीं हमारे देश में भी बढ़ रहा है। और सबसे बुरी बात यह है कि सिर्फ शहरी क्षेत्रों में नहीं, अब तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी बढ़ रहा है। इसका एक मुख्य कारण जो है वो बदलती हुई जीवन शैली है। पहले हम देखते थे कि लोग सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं। यदि हम गाँव में देखें तो गाँव में देखें तो खेतों में जाते थे, हाथ से मजदूरी करते थे। वो सब कुछ बंद हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेशन से हो रही हैं। शहरों में देखें तो बच्चों को कोई प्लेग्राउंड नहीं है, सुबह से शाम तक स्कूल, स्कूल के बाद कोचिंग, कोचिंग के बाद घर, और फिर उनको खाने को भी बहुत मिल रहा है। तो जिस तरह का भोजन वो करते हैं, वो भोजन भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ऐसा भोजन जो पहले से ही काफ़ी अच्छे से कुक्ड है, बहुत रिफाइंड है, वो जाता है शरीर में एकदम, तुरंत उसका ग्लूकोज बनता है, तुरंत उसको हाथों से एब्जॉर्ब होकर खून में आता है। वहाँ पर वो पहुँचता है पैनक्रियाज में, और जहाँ वो इंसुलिन बनाने वाले सेल्स को मैक्सिमली स्टिमुलेट करता है। तो इस तरह बार बार स्टिमुलेशन होने से धीरे धीरे ये सेल्स जो अपनी इंसुलिन बनाने की कैपेसिटी है उसको खोते जाते हैं, और इसी वजह से इंसुलिन की कमी होने से फिर शुगर बढ़ने लगता है। दूसरी ओर जैसे जैसे हम ज़्यादा खाते हैं, शरीर के अंदर चर्बी बढ़ती है, और अब ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि चर्बी बढ़ने से जो फैट है वो इस तरह के कई पदार्थ और कई हार्मोन्स बनाता है जो इंसुलिन को काम नहीं करने देते, जिसको हम इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। तो कुल मिलाकर ये है कि खाने को बहुत मिल रहा है, व्यायाम का लेवल बहुत कम हो गया है, सब चीज़ें अपने आप होने लगी हैं। इसी कारण शायद हमारे देश में भी और पूरे संसार में भी हम देखते हैं कि बहुत तेज़ी से डायबिटीज़ की बीमारी फैल रही है। गाँव में भी जहाँ पहले हल चलते थे, वहाँ पे हम देखते हैं कि ट्रैक्टर पहुँच गए, गाँव में भी बाइक आ गई, गाँव में भी जीपें भी दिखने लगी। तो इन सब चीज़ों का प्रभाव ये पड़ा है कि मनुष्य का जो शारीरिक व्यायाम का स्तर है बहुत गिर गया, और खाने पीने को अच्छे से मिल रहा है, और ऐसी चीज़ें हम खा रहे हैं जो तुरंत हमारे शरीर में जाके ग्लूकोज बना देती हैं। एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि जब बहुत पुराने समय में हम जाएँ, जब इवोल्यूशन जिसमें हो रहा था, तब हम लोगों को कहते थे हम हंटर और गैदरर्स हैं। हमें खाने के लिए, शिकार करने के लिए दूर दूर तक दौड़ना पड़ता था, पेड़ों पे चढ़ के फल तोड़ने पड़ते थे। वो जितनी कैलोरीज सारे दिन में हम मेहनत करके खाते थे, उतनी कैलोरीज हम फ्रिज का दरवाज़ा खोल के तुरंत खा लेते। तो इस तरह हो ये रहा है कि अबंडेंस ऑफ कैलोरीज हो रहा है, और कैलोरीज का बर्निंग बिल्कुल नहीं हो रहा। तो इसीलिए शायद हमारे देश में भी और संसार में भी डायबिटीज़ बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। बिल्कुल सही सर, आपने बिल्कुल सही बताया। जिस तरह से ये सीडेंटरी लाइफस्टाइल लोग जी रहे हैं और जिस तरह से फूड कंज्यूम कर रहे हैं, स्पेशली जंक फूड या बच्चों में ये चॉकलेट्स, ये बर्गर्स, पिज़्ज़ा, इस तरह का जो फूड आजकल प्रेवलेंट है, उस कारण से ओबेसिटी एंड डायबिटीज़ का बहुत प्रेवलेंस है। सर, इसके बाद मैं ये जानना चाहता हूँ कि पब्लिक को ये समझना पड़ेगा कि डायबिटीज़ के क्या सिम्टम्स, क्या लक्षण हैं जिससे वो इसको पहचानें और इसका ट्रीटमेंट लें। तो आपके हिसाब से आम पब्लिक या अपन रूटीन पब्लिक के लिए कैसे उनको आइडेंटिफाई कराएं कि उनको डायबिटीज हो सकती है? तो क्या लक्षण प्रोमिनेंटली उन पेशेंट्स में या पब्लिक में आते हैं जिससे वो डायबिटीज को पकड़ पाते? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि डायबिटीज़ एक धीरे धीरे आने वाली बीमारी होती है, और जो भी बीमारी धीरे धीरे आती है तो उसके लक्षण अक्सर इतने प्रोमिनेंट नहीं होते, अक्सर लोग उसको बारे में इतना सोच भी नहीं पाते। तो होता ये है कि 50% लोगों को जो डायबिटीज़ होती है उन्हें कोई सिम्टम नहीं होंगे। तो इसलिए ये इसको हम कहते हैं एसिम्प्टोमेटिक बीमारी है, जिसके कारण कि जब डायबिटीज़ का पता चलता है वो बीमारी शायद 5-6 साल पहले से शुरू हो चुकी थी। ठीक है? तो नॉर्मली देखे जाए तो पेशेंट को जो लगता है कि थकावट हो रही है, बार बार पेशाब जाना पड़ रहा है, या उनको कोई प्राइवेट पार्ट्स में खुजली हो रही है, खासकर महिलाओं के अंदर, या उनको बार बार चश्मे का नंबर बदल रहा है, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स से हमें पहली बार पता चलता है कि डायबिटीज़ की संभावना है। परंतु मैं फिर कहूँगा कि 50% लोगों को कोई सिम्टम नहीं होंगे। यदि आप मोटे हैं, यदि आपके घर में खून के रिश्ते में किसी को डायबिटीज़ है,
यदि आपकी लाइफस्टाइल सीडेंट्री है, तो ऐसे लोगों को हम कहेंगे कि 30 साल के बाद एटलीस्ट साल में एक बार अपना शुगर का लेवल करा के देख लेना चाहिए कि उनको डायबिटीज़ तो नहीं होगी। ठीक है। और सीडेंट्री लाइफस्टाइल के बारे में मैं कहूँगा कि एक उसकी भी एक परिभाषा बनाई गई है कि यदि आप अपने पूरे दिन के 24 घंटे में से 12 घंटे या तो चेयर पे बैठे हुए या लेट के बिताते हैं या इससे ज़्यादा, तो आपको सीडेंट्री लाइफ, ये तब जब आप कोई रेगुलर एक्सरसाइज प्रोग्राम, यदि मैं जिम जाके 1 घंटा एक्सरसाइज करता हूँ उसके बाद बैठता हूँ तो इट इज़ ओके। पर यदि आप, और आप सोचिए कि यदि आप, हम सभी लोगों का यही हिसाब है कि हम 6-7 घंटे सोते हैं, 6-7 घंटे चेयर पे बैठते हैं, तो हम सभी सीडेंट्री लाइफस्टाइल के एक किस्म से हो ही गई हमें सीडेंट्री लाइफस्टाइल। जैसे सर ने बिल्कुल एक सही बात बताई कि मोर देन 50% पब्लिक को ये पता ही नहीं लग पाएगा कि उनके अंदर डायबिटीज है। तो सर का ये मानना है कि एक रेगुलर हेल्थ चेकअप लोगों को कराना चाहिए वेरियस इंटरवल्स पे, और उसको आइडेंटिफाई करना चाहिए जिससे कि उनका अर्ली पकड़ के उसका इलाज किया जा सके। सर, जैसा कि डायबिटीज के बारे में ऐसा कहा गया है कि वो कंप्लीट बॉडी के पर्टिकुलरली हर ऑर्गन को इफेक्ट करती है, फ्रॉम ब्रेन टू दी टो। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि मान लो किसी को डायबिटीज होती है तो उसमें क्या कॉम्प्लिकेशंस या क्या गंभीर समस्या होने की संभावना है? जी, मैं आपसे बोलूँगा कि आप जरा कल्पना करिए, आपके पास 2 ट्यूब्स हैं पतली पतली, एक में आप पानी बहाएं और एक में चाशनी बहाएं, तो कौन सी जल्दी ब्लॉक हो जाए? ठीक है। तो जब हमारे शरीर में खून ले जाने वाली नलियों में लगातार साल दर साल शुगर का लेवल बढ़ा रहेगा, वो कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ करेगा। तो सारी समस्याएं तभी होती हैं डायबिटीज़ की जब खून ले जाने वाली बहुत बारीक बारीक कैपिलरीज कहती हैं, जिनकी डायमीटर हमारे बाल के बराबर है, और खून ले जाने वाली थोड़ी मोटी मोटी नलियां हैं जिनकी डायमीटर, जो हमारे हार्ट को ले जाने वाली या हमारे ब्रेन को ले जाने वाली खून की नलियां, आर्टरीज हैं, उनका डायमीटर लगभग हमारी छोटी उंगली के बराबर है। इनके अंदर ग्लूकोज के अधिक होने से कुछ चेंजेस होते हैं, और जिसके अंदर उन नलियां हार्ड होती हैं, चोक होती हैं। फिर जब हमारे हार्ट की नली चोक होगी तो हार्ट अटैक होगा, दिमाग की नली चोक होगी तो पैरालिसिस का अटैक होगा। किडनी की जो कैपिलरीज हैं या आँखों की जो रेटिना की कैपिलरीज वो ब्लॉक होंगी तो हमें किडनी में हमें डायलिसिस पे जाना पड़ेगा, आँखों में हमारी ज्योति जा सकती है। तो इस तरह से हम देखते हैं पैरों की नलियों की यदि खून की रुकावट हो गई तो पैरों में गैंग्रीन होगा। पैर काटने का संसार में सबसे बड़ा कारण डायबिटीज़ ही होता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि पूरे शरीर के हर अंग में, क्योंकि भगवान ने जो हमारा शरीर बनाया है एक निश्चित मात्रा की ग्लूकोज, सोडियम, पोटेशियम में सबसे अच्छा काम करता है, पर वही चीज़ यदि अधिक से अधिक होती जाएगी तो निश्चित रूप से पूरे बॉडी के सेल्स भी उसका फंक्शन के ऊपर असर पड़ता है। सर ने ठीक जानकारी दी कि पर्टिकुलरली बॉडी के हर पार्ट को ये कभी भी इंगेज करता है डायबिटीज, और उसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। सर से मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज के मॉडर्न वर्ल्ड में क्या क्या डायग्नोस्टिक और मेडिकल थेरापीज या क्या नई ट्रीटमेंट मॉडलिटी लोगों के लिए अवेलेबल हैं जिससे डायबिटीज को रोका जा सके या उनका इलाज किया जा सके? देखिए, डायबिटीज़ के इलाज का जहाँ तक सवाल है, सबसे पहले चीज़ आती है डाइट एंड एक्सरसाइज, आपका आहार और आपका व्यायाम। यदि आजकल हमारे पास बहुत सारे साइंटिफिक पेपर्स हैं जो कहते हैं कि यदि आप अपना वज़न 10% कम कर लें डायबिटीज़ के शुरुआत के सालों में, तो आपकी डायबिटीज़ बिना दवाई के भी कंट्रोल हो जाएगी। ठीक है। तो जैसे जैसे वज़न हमारा अधिक है, और मैं आपको एक छोटा सा फार्मूला बताऊं कि आपका नॉर्मल वजन कितना होना चाहिए। हाइट इन सेंटीमीटर -100। ओके। यदि मेरी हाइट 180 सेंटीमीटर है तो मेरा वजन मैक्सिमम 80 किलो होना चाहिए। ठीक है। तो आप अपना अंदाज लगा लें कि आपके कितना अधिक वजन है और आपको कितना कम कर लेना चाहिए। तो हम कहेंगे कि यदि आपको डायबिटीज़ हुई है, अभी अभी हुई है, और आप यदि थोड़े से मोटे हैं, तो सबसे पहला काम है कि आपको व्यायाम करना है, कैलोरीज में कमी करनी है। ऐसी चीज़ें जिनमें ज़्यादा कैलोरीज होती है, जैसे सैचुरेटेड फैट्स हैं, तली चीज़ें हैं, चिकनाई की चीज़ें हैं, मीठा मिठाई है। फिर ऐसी चीज़ें जो कि भोजन में खाने के तुरंत बाद शक्कर में बदल के खून में चली जाती हैं, मैदे के आइटम्स हैं, कुछ हद तक राइस है, ये सब चीज़ें। फिर हमने एक और चीज़ जानना चाहिए कि हम जितना, जैसा मैंने कहा था कि हमारा एवोल्यूशन हुआ था जंगलों में, जब हम रॉ फूड खाते थे, वो रॉ फूड को पचाने के लिए हमारी पूरी 22 फुट की इंटेस्टाइन काम करती थी। अब हम क्या करते हैं कि रिफाइंड फूड खाते हैं, ज़्यादातर उसके पकाने का, पीसने का ऐसा काम जो हम बाहर करके देते हैं, तो वो तो हमारे
पहले 1-2 फुट में ही पूरी एब्जॉर्ब हो चुकी होती है, और जब वो एब्जॉर्ब होती है तो बहुत तेज़ी से ग्लूकोज को बढ़ाती है, और वो ग्लूकोज जो है इंसुलिन बनाने वाली उस पर चाबुक की तरह काम करता है। तो इसलिए हम कहेंगे कि सबसे पहले आपको डाइट पे ध्यान देना है। ऐसी चीज़ें जो जिनमें फाइबर ज़्यादा होता है वो चीज़ें खाएंगे तो ग्लूकोज तेज़ी से नहीं बढ़ेगा खाने के बाद, तो हमें ज़्यादा फाइबर वाला फूड खाना है। जो भी चीज़ें मीठा है, मिठाई है, तली चीज़ें हैं, गरिष्ठ चीज़ें हैं, इनसे बचना है। और एटलीस्ट हफ्ते में 5 दिन आधे घंटे के लिए थोड़ा ब्रिस्क वॉक कर लें, कोई साइकिल चला लें, कोई जिम चले जाएं, तो इस तरह की चीज़ों से भी आपको बहुत फ़ायदा हो जाएगा। और अभी बहुत पेपर आ रहे हैं कि वेट कम करने से डायबिटीज़ को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। तो सबसे पहला काम तो ये होगा कि आपको भोजन और व्यायाम पे ध्यान देना है। उसके बाद भी कंट्रोल नहीं होती तो आजकल बहुत सेफ़ और बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं जो डॉक्टर की सलाह से लेनी चाहिए। कई लोगों को ऐसा भ्रम है कि ये दवाइयों से किडनी ख़राब हो जाती है, इससे ये हो जाता है, पर याद रखिए किडनी ख़राब होने का और डायलिसिस पे जाने का सबसे महत्वपूर्ण कारण डायबिटीज़ जो अनकंट्रोल्ड है वो है। दवाइयों से हम उनसे बचते हैं, और आजकल नए क्लास की दवाइयाँ आई हैं जिनको SGLT2 इनहिबिटर करते हैं, उनसे तो डायलिसिस होने का खतरा 5 से 10 साल तक पीछे चला जाता है, मतलब कि हम बच सकते हैं। हाँ, ठीक है। फिर दूसरी बात यह है कि डायबिटीज़ अकेली नहीं आती, उसके भाई भतीजे भी साथ में आते हैं। तो वो जो भाई भतीजे होते हैं उनको हम कहते हैं मोटापा, उनको हम कहते हैं ब्लड प्रेशर, और तीसरा होता है कोलेस्ट्रॉल। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम कोलेस्ट्रॉल, मोटापा और बीपी को भी साथ साथ कंट्रोल करें। और ये सब चीज़ें, डायबिटीज़, मोटापा, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल, ये सब चीज़ें मिलके आपके हार्ट को अटैक करती हैं। हार्ट अटैक के जो ये चारों बहुत महत्वपूर्ण कारण हैं। तो हमें अकेला शुगर पे ही नहीं ध्यान देना, हमें कोलेस्ट्रॉल पे, बीपी पे और वज़न कम करने पे, सभी चीज़ों पे ध्यान देना है। और हमने देखा है कि जो लोग बहुत अनुशासित तरीके से इस पे ध्यान दे के चलते हैं उनको डायबिटीज़ बहुत अच्छे से कंट्रोल होती है। हमारे पास ऐसे कई मरीज़ हैं जिनको 30-30, 40-40 साल से डायबिटीज़ है और वो स्वस्थ है। और दूसरी ओर ऐसे भी व्यक्ति हैं जिनको 5-6 साल से डायबिटीज़ है। डॉक्टर साहब आप हमें क्यों परेशान कर रहे हो, हमें 300-400 पे आप परेशान होते हैं, हम तो सब काम करते रहते हैं। उन लोगों को बहुत जल्दी हमें कहीं अस्पताल से कहा जाता है कि भाई आपका मरीज़ यहाँ पे हार्ट अटैक से भर्ती है या उसको पैरालिसिस का अटैक हो गया, आके देख लीजिए। तो निश्चित रूप से डायबिटीज़ कंट्रोल करना, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करना, हमें ABCD कहते हैं इसको, उसको फॉलो करना है। हाँ, A फॉर A1C जो कि डायबिटीज़ के कंट्रोल का एक पैरामीटर होता है, B फॉर ब्लड प्रेशर, C फॉर कोलेस्ट्रॉल, D फॉर डायबिटीज़। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है कंट्रोल करना। सर ने बहुत ही इफेक्टिव वे में हमको बहुत सरल भाषा में आम लोगों के लिए बताया कि किस तरह डायबिटीज का इलाज किया जाए और किस तरह इसका प्रिवेंशन किया जाए। लास्ट सवाल मैं सर से पूछना चाहूंगा कि सर यहाँ ऑल द वे मुंबई आए हैं, एक लेक्चर लिया है सर ने हाइपोग्लाइसीमिया इन डायबिटिक्स, तो उसमें सर क्या मैसेज देना चाहते हैं, मैं सर से पूछना चाहूंगा इस बारे में। देखिए, मेरा यहाँ लेक्चर था कि डायबिटीज़ का जब हम उपचार करते हैं तो कई मरीजों को शुगर लो होने का खतरा रहता है, और ऐसा खतरा उन लोगों को ज़्यादा होता है जो इंसुलिन पर हैं। पर मैं एक बात कहूँगा कि यदि आप समय से खाना खाएंगे, ज़बरदस्ती उपवास पे नहीं जाएंगे, या कई बार होता है इंसुलिन लगा लिया, दोपहर में हमारी मीटिंग थी, हमें खाने का टाइम नहीं मिला, लंच लिया ही नहीं, ऐसे लोगों को लो शुगर होने का, तो थोड़ा सा जो लोग पर्टिकुलरली जो डायबिटीज़ के मरीज इंसुलिन पे हैं उन्हें अपने खाने के समय पे बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। नंबर 2, जब भी कोई व्यक्ति बहुत अल्कोहल या शराब पीता है तो उसकी टेंडेंसी होती है शुगर लो करने की। हमने देखा, हमारे खुद के बहुत अच्छे डॉक्टर दोस्त हैं, उन्होंने पार्टी दी, घर पे उनके शराब चली, वो सब लोगों के साथ अलग अलग बैठ के अलग अलग पीते रहे, और उसके बाद इतनी पी ली और उसके बाद उनको खाने का मन नहीं हो गया और सुबह मालूम पड़ा कि उनकी डेथ हो गई। तो ये डेथ इन बेड का भी एक कारण बन जाता है। तो प्लीज़, यदि आपको डायबिटीज़ है और पर्टिकुलरली आप यदि इंसुलिन ले रहे हैं, और यदि एक और क्लास ऑफ ड्रग होता है सल्फेनिलयूरिया, वो भी बहुत तेज़ ड्रग होता है, उससे भी शुगर लो होती है, यदि ऐसे ले रहे हैं तो शराब ना पिएं, या पीनी है तो कम पिएं, या पीने के बाद खाना ज़रूर खाएं। नहीं तो ऐसा ना हो कि आपने शराब पी ली और खाना नहीं खाया और शुगर लो हुई और फिर आपका हृदय आपको जवाब दे गया है। ठीक है, तो ये एक दूसरी चीज़ है। तीसरी चीज़ ये है कि आप सोने से पहले, जिन लोगों को यदि डायबिटीज़ है, यदि वो एक बार शुगर करके देख लें और वो शुगर का लेवल सोने के पहले का 80 से कम है, तो सोने से पहले
कुछ थोड़ा सा खा के सोए, 1 कप दूध ही लेके सो जाए, तो वो कम से कम रात में लो शुगर होने की संभावना को कम कर देगा। तो यही कुछ खास बातें हैं जो कि ध्यान रखना चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि एक बार किसी को हाइपोग्लाइसीमिया हो गया तो फिर वो बहुत मुश्किल है कि वो फिर आगे आपका इंसुलिन लेगा या अच्छा कंट्रोल करेगा। उसको लगता है कि डॉक्टर साहब ने ऐसी दवाई दी कि मैं तो मरते मरते बचा। तो ये थे डॉक्टर सुशील जिंदल सर, ये मेरे टीचर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है, सर ने डायबिटीज के बारे में लगभग पूरे सवालों के जवाब देके और पब्लिक को अवेयर किया है। थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। Insights from the world's best medical minds. You are watching therightdoctors.com.